स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी फर्स्ट एक बार फिर स्वागत। चलिए स्टूडेंट्स, में हम बात क्या करेंगे, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि इसमें उन क्वेश्चंस को आपके सामने लाए हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% आने की उम्मीद है। तो ऐसे प्रश्न को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें आपसे कौन से प्रश्न आने वाले हैं। देखिए, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे। तो अगर 18वीं शताब्दी की बात करेंगे तो 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश थे जो सबसे ज़्यादा धनी माने जाते। तो कौन कौन से देश थे हमारे, भारत और चीन थे। ठीक है, तो ये भारत और चीन जो थे सबसे धनी माने जाते थे 18वीं शताब्दी में। अभी तो फिलहाल में आपको अमेरिका माना जाता है, फ्रांस माना जाता है, लेकिन जब 18वीं शताब्दी थी तब भारत और जो चीन था सबसे ज़्यादा धनी देश माना जाता था। लेकिन हमारे जो भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो वो लोग क्या किए कि सारा धन जो था विदेश लेकर चले गए, लूट लिए, क्योंकि उन्होंने 200 साल तक हमारे ऊपर राज्य किया था। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। महामंदी प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो महामंदी जो वर्ष प्रारंभ हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वह हुआ आपका 1929 ईस्वी को हुआ था, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ना आपके लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने की 100% उम्मीद रहती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। चलिए देखते हैं और आपको समझाने का और प्रयास करते हैं और बताने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामिकों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई उसे कहा जाता है। तो वह कौन सा कानून था जिसके तहत जो मक्का के आयात पर पाबंदी लग गई? तो हमारा कानून था कॉर्न लॉ जो कानून था, इस पर हमारी जो मक्का की पाबंदी लग गई थी। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है। तो इसमें से ऐसी कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसमें आपको अगर हम देखें ख धान और ग कपास, ये दोनों फसलें जो है हमारी खरीफ की फसल के रूप में आती हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल की बात करते हैं तो रबी की फसल आपकी आती है गेहूँ जो आपकी होती है रबी की फसल होती है। ठीक है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। जो भूदान आंदोलन है वह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब देखिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को एग्जाम से पहले पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएँ लिखिए। तो भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता क्या है कि वो प्रकृति पर ज़्यादा निर्भर होती है। प्रकृति का मतलब जैसे कि कुछ हमारी ऐसे फसलें होती हैं जो सिर्फ बरसात के पानी से ही होती है, तो और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे इसमें, प्रकृति की निर्भरता। देखिए, प्रकृति की निर्भरता हम बात क्या करेंगे, भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक है, हमारी जो भारतीय कृषि है मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होती है, कृषि उत्पादन भी यथेष्ट मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्या बताएंगे आपको, कृषि की निम्न उत्पादकता। जो कृषि की निम्न उत्पादकता है इसके बारे में क्या कहना है कि भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है, क्योंकि अन्य देश कम जगह में ज़्यादा खेती कर लेते हैं, वहाँ पे हाइब्रिड तरीके से सारी चीज़ों को उन लोग सेटअप करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो संभव है। अभी धीरे धीरे संभव हो रहा है, अभी फ़िलहाल में तो संभव बहुत कम मात्रा, लेकिन जहाँ तक है बहुत ज़्यादा हाईटेक भी अब हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिक की औसत वार्षिक उत्पादकता केवल $105 है। अब देखिए, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। जो खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता होती है भारतीय कृषि में, खाद्यान्न फसलों की जो प्रमुखता रहती है, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। तो तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल भूमि के लगभग 65.8% भाग पर खाद्यान्न था, शेष भाग पर में व्यापारिक व अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये चीज़ें हैं। अब देखिए आगे क्या हमारा, राजनीति किस प्रकार की जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है। भारत में जाति प्रथा
का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो पहला नंबर हमारा क्या आएगा, जाति प्रथा का राजनीतिक पर प्रभाव क्या है, यानी जाति प्रथा का राजनीति पर प्रभाव जो है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार जाति राजनीति को प्रभावित करती है, जैसे कि आप लोग जातिवादिता पर अभी फ़िलहाल में यही हो रहा है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि जातिवादिता पर वोटिंग करते हैं अपनी, आप विकास को नहीं देखते हैं, जातिवादिता पर वोटिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जिस प्रकार जाति राजनीति को प्रभावित करती है उसी प्रकार राजनीति भी जाति पर प्रभाव डालती है। इस प्रकार जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, इसलिए पहले वह अपने समूह की जिस जातियों को छोटा या नीच बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी वह अब उन्हें साथ लाने की कोशिश करती है। चूँकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है, ठीक है। राजनीति में नए किस्म की जातिगत, ठीक है, राजनीति जो है हमारी राजनीति में क्या हो रहा है कि नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा, ठीक है। इस प्रकार राजनीति जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है। अब देखिए, अब आगे हम बात करेंगे धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण आवश्यक है। तो धारणीयता क्या है, इसके लिए क्या आवश्यक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, आपको बताते हैं। तो धारणीयता से अभिप्राय है सतत पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित न रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेंगे। यदि हमें विकास को धारणीय बनाना है अर्थात निरंतर जारी रखना है तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और इस मॉडल पेपर के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक विकसित देश की क्या विशेषताएँ होती हैं, स्पष्ट कीजिए। जो हमारा एक विकसित देश होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसको हमें स्पष्ट करना है। देखिए, एक विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं: उच्च जीवन स्तर, उच्च जीडीपी, उच्च बाल कल्याण, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं, उत्कृष्ट परिवहन, संचार और शैक्षिक सुविधाएं, बेहतर आवास और रहने की स्थिति, औद्योगिक बुनियादी ढांचा और तकनीकी उन्नति, उच्च प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा आदि में वृद्धि। तो ये चीज़ें हमारी होती है विकसित देश में। अगर आप एक विकसित देश में रह रहे हैं तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी और वहाँ पर आपका जीवन बेहतर होता है। आपकी जो विकासशील देश हैं वो थोड़ा संघर्ष करते हैं, लोगों को इतना हाई लाइफ स्टाइल नहीं मिल पाती। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।